हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग मजे से होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग होम साइंस का लेसन नंबर 8 के बारे में जानेंगे कि लेसन नंबर 8 है क्या। आइए देखते हैं क्या है। लेसन नंबर 8 में है बच्चों मुद्रा प्रबंध। मुद्रा प्रबंध क्या है? मुद्रा का अर्थ क्या होता है बच्चों? मनी यानी धन। अब प्रबंध का अर्थ होता है मैनेजमेंट, यानी धन का हम कैसे मैनेजमेंट करें। बच्चों, आप सब जानते हो कि धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमें अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है तो धन की महत्व बहुत अधिक होती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा से समय दे करके, शक्ति दे करके, श्रम दे करके हम लोग धन का अर्जन करते हैं और इसको किस तरह से हम मैनेजमेंट करें ताकि हमें भविष्य में किसी भी तरह का कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाता है तो उस समय हमें किसी दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। इसलिए हमें धन का मैनेजमेंट करना हमें आना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं, इसका परिचय देखते हैं बच्चों। धन वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, यानी जो हमारा लक्ष्य होता है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तथा इसकी बचत करके अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं, यानी हम इसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि धन क्या है? अमानवीय साधन है और अमानवीय साधन को हम मानवीय साधनों का उपयोग करके इसे अर्जित करते हैं, इसे अपने पास कमाते हैं और उसके बाद इसे हम अपने वर्तमान के जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूर्ति करने में उसका खर्च करते हैं और आने वाले भविष्य में जो हमारी जरूरतें हो सकती हैं उसके लिए हम उसे बचा कर रखते हैं। इसलिए मुद्रा का प्रबंध करना बहुत जरूरी होता है। अब है बच्चों धन प्रबंध का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? सभी प्रकार के आय का आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना, यानी किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट जब हम करते हैं बच्चों तो इसमें 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कि जो हमारा काम है या जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, उसका योजना तैयार करना, फिर उस पर क्रियान्वयन करना, फिर उसका नियंत्रण करना और उसका मूल्यांकन करना होता है। तो इस प्रक्रिया से कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। अब है बच्चों कि बचत का महत्व क्या है और इसका लाभ क्या है। क्यों हम बचत करने के लिए कहते हैं? हर चीज में हमारा यह ध्यान होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करना और भविष्य के लिए उसे संभाल कर रखना, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति हो या सार्वजनिक संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो। हमारा यही मकसद रहता है, हमारा यही टारगेट रहता है कि हमें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। तो अब इसका महत्व देखते हैं बच्चों क्या है। पहला महत्व है कि बचत परिवार को आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बनाता है, क्योंकि अगर हमारे पास धन नहीं है या हमारे पास मनी नहीं है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। अगर हम पूरी तरह से परिपक्व हैं या हमारे पास पर्याप्त धन है तो हमारा आत्मविश्वास का लेवल जो स्तर होता है ना बच्चों, ऊंचा रहता है, हाई रहता है। हम हर काम के लिए रेडी रहते हैं कि हमें किसी भी तरह का भय, डर नहीं होता है। आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है या किसी भी तरह का काम हो सकता है, बच्चों की उच्च शिक्षा हो या बेटी को शादियां हो या कोई भी अगर बड़ा खर्च होता है तो उसके लिए हम रेडी होते हैं। फिर दूसरा महत्व है बचत आय तथा व्यय के मध्य एक संतुलन का कार्य करता है। बचत क्या है? आय तथा व्यय, यानी आय जो हमारी आमदनी होती है और व्यय जो हमारा खर्चा होता है, उसके बीच क्या हो? एक संतुलन का कार्य करता है, बैलेंस बनाकर रखता है। फिर तीसरा महत्व है बच्चों बचत धन खर्च के लिए हमें रीतिबद्ध पद्धति विकसित करने में सहायक होता है। यानी बचत जो हम करते हैं तो वो क्या हमें सिखाता है कि किस ढंग से हमें अपने खर्च को मेंटेन करना है और भविष्य को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी रीतिबद्ध तरीका हमें सिखाता है। फिर चौथा महत्व है बच्चों बचत बचाना
अधिक धन प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी बचत जो हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा धन क्या होता है, धन में हमारा इंक्रीज होता है, यानी अधिकता होती है, हमारा धन ज्यादा हमारे पास अर्जित होता है, हमारी प्रॉपर्टी ज्यादा विकसित होती है। फिर अगला महत्व है बच्चों, बचत अनदेखी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। अब भविष्य को कोई नहीं जानता बच्चों कि आने वाले दिन में कौन सा मुसीबत आएगा, कौन सी खुशी आएगी, कोई नहीं जानता। तो अनदेखी जो जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करने में हमारा बचत जो है, जो आज हम बचत करते हैं वही बचत हमें हमारे फ्यूचर में काम आता है। फिर अगला महत्व है बच्चों, बचत घर, वाहन, उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी या कोई भविष्य में जो दुर्घटना हो जाती है उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रखता है। फिर अगला महत्व है, बचत समाज में परिवार को मान सम्मान प्रदान करता है। अगर मान लेते हैं कि हम आज बचत करके चलते हैं तो हमारा जीवन स्तर कल क्या होगा, ऊंचा होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे समाज में हमारा रुतबा बढ़ता है, हमारा मान सम्मान बढ़ता है, लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखते हैं, हमारा पहनावा ओढ़ावा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए बचत करके चलना हमारे लिए और सबके लिए फायदेमंद है। फिर है, बचत व्यवसाय चक्र में आई असमानताओं का सामना करने के लिए हमें तैयार रखता है। मान लेते हैं कि बिजनेस, हम किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाती है कि ज्यादा खर्च हमारा हो जाता है। तो उस समय के लिए हमें उसका सामना करने के लिए हमें रेडी रखता है। अगर मान लेते हैं हम कुछ बचा करके रखते हैं तभी तो हम उस समय की जरूरतों को पूरा करते हैं, बैलेंस बना करके चलते हैं। फिर है, बचत राष्ट्र प्रगति में उच्च स्तर की सहायता प्रदान करता है। यानी अगर मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इसी भावना के साथ बचत करता है तो क्या होगा, एक एक व्यक्ति अगर हमारे देश का बचत करेगा और उसकी जीवन स्तर ऊंचा होगा तो कुल मिलाकर के किसका स्तर ऊंचा होगा, हमारे देश का, हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे देश का विकास होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बचत का महत्व। इसलिए हम लोग बार बार इस बात पर प्रेशर डालते हैं कि जो भी हमारा आय है, हमारा उसी में आय के हिसाब से ही हमारा व्यय होना चाहिए और उसमें कुछ पैसा हमें भविष्य के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। फिर है, आगे देखते हैं बच्चों, खर्च का ब्यौरा। अब हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि किस तरह से हम अपने मुद्रा को या अपने घर की आमदनी को या अपने घर के आय को किस तरह से हम मैनेज करें। मैनेजमेंट सिखाने के लिए मेरा ये उद्देश्य है और ये चैप्टर आपको मैनेजमेंट सिखा रहा है, मनी मैनेजमेंट। तो अब आपको देखना है, मान लेते हैं आज आप एक छात्रा हो, कल आप भविष्य में एक भावी गृहिणी बनने वाली हो, या अभी भी आप लोग अपने घर में माँ को, अपनी दीदी को, अपनी भाभी को ये चीज सिखा सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने आय का प्रबंध करना आना चाहिए और किस तरह से हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि खर्च का ब्यौरा में है भोजन। भोजन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हर इंसान चाहे जितना भी जिसकी आमदनी हो उसका ज्यादा भाग उसका भोजन पर ही खर्च होता है। फिर उसके बाद आता है आपका आवास। आवास में भी हम लोग रहने के लिए, बहुत से लोग हैं जिनका अपना मकान है, बहुत से लोग भाड़े के मकान में रहते हैं, तो वो जितना कमाते हैं उसमें से एक अंश उनका भाड़ा में जाता है। अगर अपना घर भी है तो उसकी भी मेंटेनेंस होती है, मासिक रूप से कुछ न कुछ उसमें, वार्षिक रूप से या 6 माह में उसका मेंटेन किया जाता है, या रंगाई पुताई होती है, टूट फूट जाता है तो उसकी मुरम्मत होती है, तो उसमें कुछ न कुछ खर्च होता है। फिर है तीसरा, वस्त्र के मद में, यानी हमारा पोशाक कैसा होगा ये डिपेंड करता है हमारी आय पर। हमारी आमदनी जैसी होगी, हमारा वस्त्र पर भी हमारा खर्च उसी के हिसाब से हम करते हैं। फिर है अन्य घरेलू व्यय, यानी बहुत से छोटे मोटे खर्च जो परिवार में लगातार होते रहते हैं, जैसे बिजली का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, धोबी का हुआ, इस तरह से बहुत मान लेते हैं कि किसी को दान करना है, किसी की लड़की की शादी है उसमें देना है, इस तरह से करके छोटे मोटे खर्च अनेक होते रहते हैं। फिर है शिक्षा। शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के
दिन में गरीब परिवार भी है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी आमदनी जितनी है उसमें से हम एक अच्छा रकम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई पर खर्च करें और उसके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा करके रखें ताकि हम उसको उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें। फिर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। प्रतिदिन परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। उसकी दवा पर, उसके पौष्टिक आहार पर हमारा खर्च होता है। फिर है व्यक्तिगत खर्च, यानी पर्सनल खर्च भी होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को चाय पीने का आदत होता है, पान खाने का आदत होता है, सिगरेट वगैरह पीने का आदत होता है, तो ये सब इनका पर्सनल खर्च हुआ। यानी मान लेते हैं किसी मंदिर मस्जिद में दान के लिए कुछ पैसा देना है, तो ये सब खर्च है। फिर है मनोरंजन। मनोरंजन पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय और इस पर खर्च करना ही चाहिए, क्योंकि इंसान लगातार काम करते करते इंसान बोर हो जाता है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, मस्तिष्क थक जाता है और इसको फिर से पुनः एनर्जेटिक बनाने के लिए, पुनः कार्य के लिए तैयार करने के लिए हमारा महीना में, सप्ताह में या साल में ऐसा हमारा प्लानिंग होना चाहिए ताकि हम मनोरंजन कर सकें और अपने को फिर से दोबारा उस काम में करने के लिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को तैयार कर सकें। जैसे कि पिकनिक पर जाना हुआ या फिल्म देखना हुआ या मान लेते किसी के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना या किसी तरह के बर्थडे पार्टी में जाना। इस तरह से मनोरंजन होता रहना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक मानसिक रूप से हम पुनः कार्य के लिए तैयार हो सके। फिर है बचत। यहाँ भी आ रहा है बच्चों, इतना सारा ब्यौरा है, खर्च का ब्यौरा है, लास्ट में हमारा बचत भी उसमें शामिल है। यानी इन सारे मुद्दों पर खर्च करते हुए हमारा बचत का भी एक अंश होना चाहिए भविष्य की बचत के लिए, ताकि हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। तो ये है बच्चों खर्च का ब्यौरा, जो प्रत्येक घर में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इन मुद्दों पर उनका खर्च होना है। अब डिपेंड करता है कि उनकी आमदनी कैसी है। अगर जिनका आय अधिक है तो वो सारे मुद्दों पर अधिक खर्च करते हैं, जिनकी आय कम है वो कम खर्च करते हैं। लेकिन दोनों को ही अपने हिसाब से, आय के हिसाब से खर्च भी होना चाहिए और आय के हिसाब से बचत भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे बच्चों घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है, क्यों घर के हिसाब किताब को रखना जरूरी है। दैनिक खर्च की जानकारी, यानी पर डे बहुत सारा ऐसा खर्च है जिसको हम लोग खर्च भी कर देते हैं और अगर नहीं हिसाब किताब रखेंगे तो हम भूल जाते हैं। अब क्या होता है कि 1 तारीख को सैलरी आती है या जो भी इनकम है आता है, तो उस समय ज्यादा पैसा रहता है तो हम लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट में हमारा खर्च के लिए पैसा या तो बहुत कम बचता है या तो हमें कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है। इसलिए हमें दैनिक हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। फिर है साप्ताहिक खर्च की जानकारी। बहुत से ऐसे मजदूर हैं या बहुत से ऐसे काम करने वाले हैं जिनको सप्ताह में पैसा मिलता है, तो उनको सप्ताह में वो राशन लाते हैं, तो उसका हिसाब किताब उनको रखना जरूरी है। फिर है मासिक खर्च की जानकारी, यानी महीना में हमें कितना खर्च होता है, कितना हमें राशन पर खर्च करना है, कितना हमें शिक्षा पर खर्च करना है, तो वो सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। और प्रतिदिन जो हम लोग दैनिक खर्च लिखते हैं और लास्ट में महीना में कैलकुलेट करना है कि शिक्षा में हमारा कितना खर्च हुआ, हमारा भोजन पर कितना खर्च हुआ, तो लास्ट में हमें मासिक खर्च की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर है बचत की जानकारी। बचत की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारा इनकम कितना है और हम कितना खर्च किए और हमारा बचत कितना हुआ या हमें कितना करना चाहिए था। हो सकता है कि उस माह में कोई घर में गेस्ट आ गए तो खर्च अधिक हो गया, तो बचत हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा बचत कितना होना चाहिए और हम कितना कर पाए हैं। फिर है बाजार भाव की जानकारी। बाजार की भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी कौन सा सामान किस रेट में चल रहा है। अगर जानकारी नहीं होगी तो हम बजट नहीं बना पाएंगे और बचत भी करने में हमें दिक्कत होगी। फिर है अगली बजट बनाने की प्रेरणा। अगर मान लेते हैं कि इन सारी चीजों की जानकारी हमें होती है, तब हम अगले महीने की बजट बनाने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है कि किस मुद्दे पर हमें कम खर्च करना है, किस मुद्दे पर अधिक खर्च करना है। फिर आइए बच्चों देखते हैं कि दैनिक जो हम लोग सूची या जानकारी खर्च की रखते हैं तो उसकी सूची कैसे बनाएंगे।
देखिए दैनिक क्रय सूची। तो सबसे पहले हम एक कॉपी लेंगे और एक पेन, हमेशा एक जगह रखेंगे। जहां आप पैसा रख रहे हैं वहां भी कॉपी रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं। और दैनिक खर्च को जिस चीज के लिए, जिस मद के लिए आप निकाल रहे हैं पैसा, उसका तुरंत उसी समय नोट कर दीजिए। क्रम संख्या लिख दीजिए। ये खाका तैयार करके आपको पहले से रखना है। वस्तु का नाम लिख दीजिए, मात्रा लिख दीजिए, दर लिख दीजिए, यानी कीमत कितनी है और कितना पैसा लगा, मूल्य, अन्य विवरण। अगर कुछ ऐसा है जो आपको याद रखने लायक है तो आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह का कॉलम आप महीने के पहली तारीख को ही खींच करके या लास्ट महीने का लास्ट दिन को ही आप खींच के रख सकते हैं। तो पहली तारीख से आपको लिखने में आसानी होगी। फिर है दूध का हिसाब। दूध का हिसाब भी डेली हम लोग लिखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इसका कॉलम इस तरह से बनाएंगे, डेयरी या दुकान का नाम। फिर है महीना, किस महीने के लिए आप बना रहे हैं। फिर तारीख लिखते जाइए, 1 से लेके 30 या 31 तक आप पहले ही खींच दीजिए। फिर दूध की मात्रा, प्रातः या शाम, यानी बहुत से लोग सुबह भी लेते हैं दूध और शाम में भी लेते हैं। तो सुबह कितना लिए, शाम कितना लिए, इसको इसमें मेंटेन करना है। दर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का दाम कितना है। और मान लेते हैं कि आप 2 लीटर दूध लिए हैं तो उसका मूल्य कितना है। 1 लीटर का मूल्य अगर 40 रुपए है तो 2 केजी आप लिए हैं तो 80 रुपया हुआ। तो इस तरह से करके पूरे महीने का आप लास्ट में निकाल सकते हैं। दूध वाला आपको नहीं झुठला सकता है कि इस महीने आप कितना दूध लिए। आप अपना हिसाब रखिए और उसका हिसाब मिला करके आप पेमेंट महीने से कर सकते हैं। फिर है साप्ताहिक अभिलेख, यानी सप्ताह का जो खर्च होता है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप खाका तैयार कर लीजिए। दिन, खरीदा गया सामान, दर, मूल्य। अब दिन में आप सोमवार से लेकर रविवार तक का बना दीजिए। खरीदा गया सामान का यहाँ नाम लिखिए, दर, उसका कीमत लिखिए और कितना टोटल अमाउंट हुआ वो लिखिए। इस तरह से आपका साप्ताहिक खर्च निकल जाएगा। फिर आप देखिए मासिक, जैसे मान लेते हैं कि बहुत से लोग हैं नौकरी पेशे में है तो उनका महीना में तनख्वाह मिलता है, तो वो लोगों को मासिक अभिलेख की जरूरत पड़ती है। तो इसका खाका आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। व्यय की मदें, किस मद पर आप खर्च कर रहे हैं। प्रथम सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। इस तरह से करके आपको चारों सप्ताह का टोटल खर्च निकल जाएगा। तो इस तरह का अगर आप खाका अभिलेख तैयार करते हैं और इस तरह से करके आप खर्च करते हैं तो दुकानदार भी आपको नहीं बेवकूफ बना सकता है। और आपको हमेशा ये पता होगा कि हमारी आय कितनी है और हमारा खर्च कितना हो रहा है और उस हिसाब से हम कितनी बचत कर सकते हैं। और खास करके ये अभिलेख उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका उधार खाता चलता है। तो उसमें क्या होता है कि दुकानदार आपको सामान दे देता है और उसमें क्या, अगर आप मान लेते मेंटेन अपने पास नहीं कर रहे हैं तो दुकानदार उसमें वैसे भी सामान का नाम लिख सकता है जो आप नहीं लिए हैं और मूल्य को बढ़ा करके भी लिख सकता है। यदि अगर आपके पास खाका मेंटेन है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन है और उसका जो सामान देता है तो उसका पर्ची देता है, उस पर्ची को साथ साथ में अगर टैग करते हुए चलते हैं तो आप मजे से दुकानदार का बिल का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मतलब आप में मनमुटाव नहीं होगा और ना दुकानदार आपको बेवकूफ बना सकता है। तो इसलिए बच्चों इस तरह से अभिलेख बना करके खर्च करना बहुत जरूरी है, तब आप मुद्रा प्रबंध में अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने परिवार की स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज बच्चों, आज ये लेसन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है और अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं उनका मैं मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप वहां से लेकर के कॉपी में नोट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले।